Hello viewers, once again I am Upwan Kumar Agarwal. Welcome you all in my YouTube channel, in my YouTube class, Upwan Sir Classes. ठीक है, आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा था, आपने एक बहुत अच्छा टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है टेंस का, जिसमें एक छोटा सा बारीक सा आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है। इंट्रोडक्शन में आपने क्या देखा है कि जो टेंस होता है उसका यूज क्या होता है, हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। साथ में आपने ये भी देखा कि टेंस कितने होते हैं, 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और हर एक टेंस को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। तो कुल मिला के हमारे पास कितने टेंस आ जाते हैं, 12, यानी कि 12 टेंस आ जाते हैं। आज से हर एक वीडियो में एक टेंस को हम देखने वाले हैं विथ फॉर्मूला। मैं आपको इसको स्टार्ट करने से पहले एक बहुत अच्छी बात दिमाग में बैठाना चाहता हूं, और उसका प्लीज आप लोग बैठा दीजिए दिमाग में कि आप ये समझिए कि आप कहीं मार्केट में जा रहे हैं, आपको पतंग चाहिए। मैं आपसे एक चीज जरूर कहूंगा, बजाय कि डायरेक्टली पतंग खरीदने की आप उसका फॉर्मूला खरीद लीजिए, क्योंकि पतंग क्या होगा, आप पतंग एक नहीं 10 खरीद लेंगे और एक दिन वो खत्म हो जाएगी। लेकिन यदि वाकई में आपके पास फॉर्मूला है, आप जिंदगी भर जितनी पतंग चाहें उतनी बना सकते हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ओनली, ये एक से उदाहरण था। मैं आपसे कहता हूं, एक सेंटेंस, 2 सेंटेंस, 4 सेंटेंस का रट्टा नहीं मारना है, हमें उसका फॉर्मूला चाहिए, सिस्टम चाहिए। यदि फॉर्मूला आपके पास है, ये मान के चलिए आप सैकड़ों नहीं लाखों करोड़ों सेंटेंसेस बनाएंगे। द डे विल नॉट फार फ्रॉम यू, वो दिन आपसे दूर नहीं, व्हेन यू पीपल विल आल्सो टॉक टू मी इन इंग्लिश। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। और आज का जो हमारा सेशन है, आज का जो हमारा वीडियो बनेगा, वो फर्स्ट टेंस पे बनने वाला है, जिसका नाम है, आपको पता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं, इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं अपूर्ण या अनिश्चित, अपूर्ण या अनिश्चित वर्तमान काल। अपूर्ण या अनिश्चित वर्तमान काल, मैंने डेफिनेशन ऑलरेडी पहले आपसे डिस्कस कर ली थी। डेफिनेशन फिर से एक बार समझ लीजिए। कोई भी एक ऐसी कार्य घटना, कोई भी ऐसी कार्य घटना, अभी हम बात कर रहे हैं वर्तमान काल की, तो कोई भी ऐसी कार्य घटना जो वर्तमान काल में चल रही है, जो पता नहीं है कि कब खत्म होगी, क्या होगा, मतलब दैट इज नॉट कंफर्म, अभी अनिश्चित है, तो वह घटना कौन सी कहलाती है, वर्तमान काल की घटना कहलाती है। और ऐसी घटना जो कंटिन्यू कार्य कर रही है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनिश्चित, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की घटना मानेंगे। समझ में आई बात। अब इसमें सबसे पहले क्या करना है, हमें समझ लीजिए बात को कि टेंस को करना क्या होता है। आपके पास प्रश्न पत्र में क्या आएगा और कैसे करना है। आपके पास प्रश्न पत्र में, क्वेश्चन पेपर में, एग्जाम में आपको क्या होगा, ऐसा एक क्वेश्चन आएगा, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन करके आएगा, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ठीक है, ऐसा करके आएगा, और उसमें कुछ सेंटेंसेस लिखे होंगे, लगभग 7 to 8 सेंटेंसेस होंगे, जिसमें आपको एनी फाइव करना है। तो मान लीजिए एक सेंटेंस आपका लिखा हुआ है, मैं, लिखा हुआ है पुस्तक पढ़ता हूं। सपोज मान लीजिए पहला सेंटेंस ये लिखा है कि मैं पुस्तक पढ़ता हूं। बात समझिए। अब आपको ये पहचानना है सबसे पहले कि दिया गया वाक्य किस काल का है, समझिएगा बात को। ठीक है, तो आपको सर ने डेफिनेशन बता दी कि जो घटना अभी हो रही है वो वर्तमान है, जो बीत चुका वो पास्ट है, जो आएगा वो फ्यूचर है। तो ये समझने तक के लिए तो ठीक था, लेकिन इसकी भी मैं आपको बता दूं एक एक्चुअल पहचान होती है। एक्चुअल पहचान की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। उसकी भी हम आपको एक बेहतरीन पहचान बताने वाले हैं, उसको समझ लीजिए। जब कभी भी वाक्य के अंत में क्या आ जाए, है, हो, हूं, समझ लीजिए, है, हो, हूं आ जाए, तो वो किसका माना जाएगा, हमेशा सेंटेंस हमारा माना जाएगा, PRESENT, प्रेजेंट टेंस का। किसका माना जाएगा, प्रेजेंट टेंस का। ध्यान रखिए, सटीक पहचान बता रहा हूं। आज यदि इस पहचान को आपने दिमाग में बैठा लिया, मान के चलिए जिंदगी भर कभी टेंस में गलती नहीं होगी। मेरा चैलेंज है, मैं चैलेंज की बात करता हूं, यदि इस पहचान को आपने ध्यान से दिमाग में बैठा लिया, जिंदगी भर गलती नहीं होगी आपको ये पहचानने में कि दिया गया वाक्य किस काल का है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये रही पहचान अभी किसकी, प्रेजेंट टेंस की। बात यहां खत्म नहीं होती,
बात ये खत्म हो। अभी आगे और एक क्वेश्चन आता है, ये तो कंफर्म हो गया कि वाक्य प्रेजेंट टेंस का है। 12 टेंस होते हैं, 12 में से हमने क्या किया, 8 टेंस को सीधे घटा दिया, यानी कि अब ये ना तो पास्ट का है और ना ही फ्यूचर का, अब बचा सिर्फ प्रेजेंट का। तो जब प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट में भी एक समस्या है कि प्रेजेंट के किस भाग का है, इंडेफिनिट का है, कॉन्टिन्यूअस का है, परफेक्ट का है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। बात समझ में आई? उसकी भी एक छोटी सी पहचान बताता हूं। जब कभी भी लास्ट के अंत में क्या मिल जाए, ता ते ती, अभी लिखवाएंगे ऊपर, अभी हम लिखवाएंगे, सिंपल बता रहे हैं अभी, ता ते ती मिल जाए तो आप कंफर्म हो जाइए कि ये किसका है, इंडेफिनिट का है। अब आपको एक चीज और मैं बता दूं, ध्यान से समझिएगा। अभी हमने क्या बताया कि आपको क्या मिल जाए, है, हो, हूं। यदि ये मिल जाता है तो आप पहचान जाइए कि ये प्रेजेंट का है। बात समझिए बात को है। अभी हम बात कर रहे हैं यदि किसी वाक्य के अंत में क्या मिल जाए आपको, ता ते ती, जैसे करता है, घूमता है, पढ़ता है, लिखता है, लिखती है, लिखते हैं, ता ते ती आ जाए तो ये कंफर्म हो जाइए आपकी इंडेफिनिट का है। अब समझिए भाई बात को, अभी 2 मिनट के लिए इसको भूल जाइए, किसको, है, मैं एकदम समझा रहा हूं, उसको समझने का प्रयास करिएगा। अभी आप 2 मिनट के लिए ये भूल जाइए कि यहाँ पर है लिखा है। अभी ये समझ लीजिए, अभी हमसे बात कर रहे हैं ता ते ती की, तो कहीं भी आपको ता ते ती मिल जाए, चाहे वो बात समझिए कहीं भी, यानी कि चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, मतलब ता ते ती मिल गया यानी कि इंडेफिनिट का है। ये इंडेफिनिट की पहचान बता रहे हैं हम आपको। इंडेफिनिट की पहचान होती है ता ते ती, कंटिन्यूअस की पहचान होती है रहा, रही, रहे, परफेक्ट की पहचान होती है चुका, चुकी, चुके या आ, ई, ए, अभी आगे बताएंगे, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की होती है रहा, रही, रहे प्लस टाइम, या ता रहा है, ती रही है, ते रही है, ये भी पहचान होती है। समझिए अब आपको प्रेजेंट की पहचान है, हो, हूं, पास्ट की पहचान था, थे, थी, और फ्यूचर की पहचान गा, गे, गी, ये पहचान होती है। फिलहाल क्रम से आप समझेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए, मैं आपको पहला टेंस पढ़ाने जा रहा हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हम अभी आपको ये दिखा रहे थे कि पेपर में कैसे आएगा और कैसे करना है। समझ गए बात को? तो इस तरह से आपको लिखा रहेगा, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। मान लीजिए सेंटेंस दिया है, मैं पुस्तक पढ़ता हूं। अब आपको ये पहचानना है कि ये वाक्य क्या काल का है, हाँ ये वाक्य काल का है। अब इसको ट्रांसलेट करना है, तो ट्रांसलेट करने के पहले पहचान चाहिए। सबसे पहले कोई भी आप वाक्य बनाएंगे उसमें आपको क्या चाहिए होगी, पहचान। तो मैं यहाँ पर एक छोटी सी पहचान लिख रहा हूं और फिर उसको डिटेल में मैं आपको बता दूंगा, उसको आप अपनी भाषा में लिख लीजिएगा। छोटी सी पहचान लिखिए, ता है, ती है, ते है। ठीक है, ता है, ती है, ते है। मैं एक बार एक पहचान को पूरा यहां लिख देता हूं, उसके बाद अगले वीडियो में आपको उसी हिसाब से अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे, जब हिंदी वाक्यों के अंत में क्या हो, ता है, ती है, ते है, से संबंधित शब्द आवे, तब वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का माना जाता है। ये एक बार हमने बता दी, अगली बार से आप लोग अपने हिसाब से करिएगा। जब हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है से संबंधित, जैसे से संबंधित शब्द आवे, तब वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का माना जाता है। ये इसकी पहचान है, ध्यान से देख लीजिए। इसके अंत में क्या आ रहा है, ता हूं, ता हूं, ते हूं, ऐसा करके आता है, ता और हा आना चाहिए, तो वो वाक्य किसका मानते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अभी हमने बात की किसकी, पहचान की, यानी कि वाक्य हमने पहचान लिया। मान लीजिए उसी वाक्य को मैं लिख देता हूं, लिखा है मैं पुस्तक
पढ़ता हूं। ठीक है, हमने पहचान मिल गई हमको कि इसके लास्ट में ता है लिखा हुआ है, ताहू लिखा है, मतलब ये वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब सर इसको बनाएंगे कैसे? इसको बनाने के लिए क्या चाहिए हमें? फॉर्मूला। क्या चाहिए? फॉर्मूला चाहिए। तो फॉर्मूला हमको यहां पर मिलेगा। अब आपको मैं बता दूं, आपने हमारा सेंटेंस का भी टॉपिक पढ़ा हुआ है। तो जो वाक्य होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। वहां पर जो पढ़ा हुआ अलग बात है, अभी मैं यहाँ बता रहा हूँ, वहां 5 पढ़ा था आपने, लेकिन अब यहाँ पर 4 ही मुख्य रूप से पढ़ेंगे। किस किस तरह के? सिंपल, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। समझिएगा बात को, वो वाला वाक्य हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि वाक्य हम कितने तरह से देख सकते हैं। तो पहले हम देख सकते हैं साधारण में, फिर नकारात्मक में, प्रश्नवाचक में, और चौथा देखते हैं प्रश्नवाचक और नकारात्मक एक साथ। तो इनके सबके अलग से फॉर्मूले बनेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे किसके लिए? सिंपल सेंटेंस के लिए। जब वाक्य साधारण हो यानी कि सिंपल सेंटेंस हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा? ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म S/ES प्लस ऑब्जेक्ट। अभी पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम आपको पूरा बताएंगे। ध्यान से समझिए फॉर्मूला क्या कहता है इसका। सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ता। कर्ता सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ाया था मैंने, नहीं देखा होगा तो पिछले वीडियो में जाके देख लीजिएगा, वहां पता चल जाएगा। एमवी का फुल फॉर्म होता है मेन वर्ब। अब मेन वर्ब क्या होता है और दूसरा वर्ब क्या होता है ये भी मैं बता दूं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का यदि आपने हमारा वो वर्ब का टॉपिक देखा है तो समझ में आ जाएगा, और नहीं देखा है तो वहां जाके जरूर देख लीजिएगा। मेन वर्ब मतलब होता है मुख्य क्रिया, और दूसरी क्रियाएं होती है सहायक क्रिया। तो इसमें सहायक क्रिया का इस्तेमाल अभी नहीं है, इसमें सिंपल में। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म 3 होते हैं, 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, और थर्ड कौन सा होता है? फ्यूचर नहीं होता, पास्ट पार्टिसिपल होता है। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। प्लस S/ES, इसमें S/ES में से S और ES का प्रयोग करना भी है और नहीं भी करना, उसका एक नियम है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? कर्म बोलते हैं। ये अभी से पहला है इसलिए इतना समझाया जा रहा है, फिर आपको आदत पड़ जाएगी तो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर्मूला समझ लीजिए। सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट, फिर मुख्य क्रिया का पहला रूप, फिर उसके बाद S/ES का प्रयोग ये देखना है कि लगना है या नहीं लगना, और यदि लगना है, नहीं लगना तो बात ही नहीं, लेकिन यदि लगना है तो S लगेगा या ES लगेगा ये समझना है। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप पहले इसको एक बार क्लियर कर लीजिए। पहला सिंपल सेंटेंस, उसके बाद फिर निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव देखेंगे। पहला सेंटेंस हमारा कैसा है? मैं पुस्तक पढ़ता हूं, दिख रहा है। अब आप देखिए, क्या इसमें किसी तरह की मनाही की बात की गई है? नहीं की गई। तो जब मना नहीं है तो क्या हो गया? सिंपल हो गया। क्या इसमें प्रश्न पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है। क्या प्रश्न में नकारात्मक बात हो रही? नहीं हो रही। मतलब ये बात हमारा साधारण बात है। ये सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला है, इसको आपको फॉलो करना है। अब आपको क्या करना है? अब आपको हिंदी बात को कम देखना है, फॉर्मूले को ही देखना है। यदि आपने फॉर्मूले को सही तौर पे फिट कर दिया, मैं चैलेंज करता हूं आपका वाक्य कभी भी गलत नहीं होगा। इट्स क्वाइट कंफर्म। ठीक, चल शुरू करते हैं। इसमें नहीं देखना है, पहले फॉर्मूले में देखना है। फॉर्मूला आपसे क्या डिमांड कर रहा है? कह रहा है सबसे पहले हमको क्या दीजिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। इस पूरे वाक्य का मेन प्लेयर, हीरो कौन है? हीरो कौन है? कौन कार्य कर रहा है? मैं। यहां ये वाला मैं। ठीक, और मैं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, आई। उसके बाद हमको इसको नहीं देखना कि आई के बाद पुस्तक आ गया, बिल्कुल नहीं देखना, भूल जाना है इसको। सब्जेक्ट के बाद बोल रहा है मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। आई मतलब मैं कौन सी क्रिया करता हूं? पढ़ने की क्रिया कर रहा हूं। पढ़ता है ना, पढ़ना। पढ़ना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रीड। ठीक है, क्या बोलते हैं? रीड। भूल जाओ कि है लिखा है नहीं लिखा, आपको फॉर्मूले में जाना है। फिर क्या बोल रहे हैं? S या ES। अब ये कह रहा है कि S या ES लगाइए, तो लगाइए ना लगाइए दोनों शर्तें होती हैं। S या ES का नियम पहले समझ लीजिए, थोड़ा सा यही गलतियां होती हैं, गलतियां यही होती हैं। S या ES की 2 शर्तें होती है। पहली शर्त होती है कि इसका प्रयोग करें अथवा ना करें। ना करें तो कोई बात ही नहीं, आगे बढ़ जाइए। लेकिन यदि करें तो
किसके साथ एस लगेगा, किसके साथ ईएस लगेगा, ये ऑलरेडी हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया है विथ रूल्स। प्लीज वीडियोस को सबको जरूर देखिए बराबर से, तभी समझ में आएगा आगे। अब उसके बाद इसका नियम समझ लीजिए एस ईएस का। यदि कर्ता आपका एक वचन में, कर्ता आपका, मैं एक छोटा सा आपको अपने हिसाब से जो हमको अच्छा लगा समझ में आता है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि यदि आपका कर्ता एक वचन में है, सिंगुलर नंबर में है, तो तो जो हमारी मुख्य क्रिया होगी उसके साथ में आपको एस ईएस का प्रयोग करना है। बात समझिए, यदि कर्ता आपका एक वचन में है, सिंगुलर नंबर में है, ही सी इट, ही सी इट, राम सीता गीता, ये एक वचन में आ गया आपका, ठीक है, सिंगुलर नंबर जिसकी हम बात करते हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे, जो हमारी मुख्य क्रिया है उसके साथ में एस ईएस का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि कर्ता हमारा पहले से ही प्लूरल फॉर्म में है, कर्ता यदि पहले से ही हमारा प्लूरल फॉर्म में है, कौन कौन सा, आई वी यू दे, आई हमेशा प्लूरल में माना जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। सिंगुलर नंबर में कौन कौन से आते हैं, सिंगुलर नंबर प्रोनाउन की मैं बात करूं, प्रोनाउन तो नाउन दोनों की बात करूं तो कौन से आते हैं, ही सी इट, एनी नेम, एनी नेम, ये हमारे सिंगुलर नंबर हो गए। अब इसी में हम बात करें किसकी, प्लूरल की। अभी नियम लिखवाएंगे, दोहराइए, प्लूरल की बात करें तो कौन से आएंगे, आई वी यू दे, या दो से ज्यादा नाम, तो ये किसमें आते हैं, प्लूरल में। पहले एक बार नियम समझ लीजिए, नियम क्या कहता है कि यदि कर्ता आपका एक वचन में है, सिंगुलर नंबर में है, तो मुख्य क्रिया के साथ एस ईएस का प्रयोग करेंगे, और यदि कर्ता बहुवचन में है तो एस ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। समझ में आई बात। नियम लिखना चाहें तो अब लिख लीजिए, मैं अब आप लोगों के लिए बोल देता हूं, हेडिंग डाल दीजिए। क्या हेडिंग डालेंगे, लिखिए एस या ई एस का नियम, एस या ई एस का नियम, ऐसा लिख लीजिए, रूल, एस ई एस का नियम, एस ई एस का नियम में लिख लीजिए। जो हमने अपने हिसाब से हमको ठीक लगा वही हम बता रहे हैं आपको कि यदि कर्ता आपका, देखिए, यदि कर्ता एक वचन में है, ही सी इट या कोई नाम, यदि कर्ता एक वचन में है, ही सी इट या कोई नाम, तब मुख्य क्रिया के साथ एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। कॉमा लगा दीजिए। जब कर्ता बहुवचन में हो, यानी कि आई वी यू दे, इनको भी लिख लीजिए, आई वी यू दे, या दो से ज्यादा नाम, तब मुख्य क्रिया के साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। बस सिंपल, इतना दिमाग में बैठा लीजिए कि कर्ता एक वचन तो मुख्य क्रिया के साथ एस ई एस लगाना है, कर्ता यदि बहुवचन तो एस ई एस लगाने नहीं है। क्लियर, समझ में आया। चल आगे बढ़ेंगे, ये नियम भी हो गया हमारा। इसको मिटा देते हैं, इसको लिखा दीजिए। अब ध्यान से देखिए, मिटा दें, ओके, साफ दिखिएगा। सेंटेंस हमारा फिर से आ जाइए फॉर्मूले में। पहला सेंटेंस था, सेंटेंस में कह रहा है सबसे पहले सब्जेक्ट दीजिए, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, मैं हो गया, आई लिख दिया हमने। मुख्य क्रिया क्या कर रहा है, पढ़ने की कर रहा है, तो पढ़ने को बोलते हैं रीड, और रीड का फर्स्ट फॉर्म रीड ही होता है। उसके बाद एस ई एस का प्रयोग देखिए ध्यान से, ये बहुवचन है ना, तो एस ई एस नहीं लगेगा। आगे बढ़ जाइए, क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब उसका कर्म, क्या पढ़ता है, पुस्तक। एक टाइम पे कितनी पुस्तक पढ़ सकते हैं, एक पुस्तक पढ़ सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, फुल स्टॉप। और तो कुछ नहीं है ना, उधर भी कुछ नहीं है। अब इधर आप देख लीजिए, और कुछ बचा क्या, कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचा तो क्या लगा देना है, फुल स्टॉप। आई चैलेंज किया, आपका सेंटेंस कोई गलत नहीं कर सकता। अभी आपने इसी बात को कहा था कि मैं पुस्तक पढ़ता हूं, इसको हमने क्या कर दिया, आई रीड अ। क्लियर। मान लीजिए ये सेंटेंस यदि लिखा होता, किस रूप में लिखा होता, मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूं, मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूं, तो ये वाक्य कैसा बन गया, अब बन गया वाक्य निगेटिव। तो जब निगेटिव बनेगा तो क्या सर यही फॉर्मूला चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। इसका फॉर्मूला नंबर 2 लिखिए निगेटिव के लिए। क्या फॉर्मूला चलेगा, सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट,
समझिएगा बात को, ठीक है। उसके बाद अब यहां पर आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें लगती है डू ऑब्लिक डज, डू ऑब्लिक डज प्लस एमवी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया इसका फॉर्मूला किसके लिए, निगेटिव सेंटेंसेस के लिए। जैसे लिखा है मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूं, ये अभी निगेटिव है, ठीक है, नकारात्मक वाक्य। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या कहता है, मैं, ठीक है। तो मैं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई, समझिएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, अब आ गया सर नियम। इसको एक काम करते हैं, यहां से इरेज करके यहां लिख देते हैं, दिख रहा है आई, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं नियम किसकी, डू डज का नियम, रूल फॉर डू ऑब्लिक डज, ठीक है, रूल फॉर डू ऑब्लिक डज। यहां पर भी वही फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। कौन कौन सा, सिंगुलर और प्लूरल वाला, सिंगुलर और प्लूरल वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। जब सिंगुलर नंबर हो, ही सी इट, ही सी इट, तो उसके साथ क्या लगा लीजिए, डज लगा लीजिए। किसके साथ, ही सी इट और नेम के साथ कोई भी एक नाम आएगा। अभी पहले समझ लीजिए, फिर नियम में लिखवा देंगे इसका। और प्लूरल नंबर है तो उसके साथ क्या लग जाएगा, डू, आई वी यू दे, दो या दो से ज्यादा नाम, समझिएगा। ये नियम हो गया इसका। यहाँ पर छोटे से मैंने बता दिया आपको, आसानी समझ सकते हैं। नियम कैसे लिखेंगे, जब कर्ता एक वचन हो, ही सी इट या कोई एक नाम, तो उसके साथ आप डज का प्रयोग करिए। और जब कर्ता बहुवचन हो, आई वी यू दे हो, या दो से अधिक नाम हो, जैसे राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, तो वो क्या हो जाएगा, वो बहुवचन हो जाएगा। तो बहुवचन के साथ क्या लगाएंगे, डू का प्रयोग करेंगे, ठीक। बहुत आसान नियम है, ध्यान से समझ लीजिए। ही सी इट नेम आ जाए, डज का प्रयोग करिए। आई वी यू दे का प्रयोग, आई वी यू दे आ गया, डू लगा लीजिए, ठीक है। ये हमारा रूल हो गया। अब ध्यान से समझिए क्या बोल रहा है, मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूं, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद कह रहा है डू या डज। तो डू या डज का पता कैसे चलेगा, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है, आई, आई क्या है, बहुवचन है। तो बहुवचन के साथ सबको पता है क्या आता है, क्या आएगा, डू, ठीक है। तो आई डू, एक मिस्टेक हो गई है, सॉरी, हमने निगेटिव बनाना है ना, निगेटिव नॉट तो लिखा ही नहीं है, मिस हो गया, सॉरी। डू डज प्लस नॉट, जी, बिना इसके निगेटिव कैसे बनेगा, यस। सब्जेक्ट हो गया, डू डज हो गया, उसके बाद क्या आएगा, नॉट, ठीक है। डू आई डू नॉट। फिर क्या बोल रहा है, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ना को क्या बोलेंगे, रीड, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट, क्या नहीं पढ़ता हूं, पुस्तक, पुस्तक को लिख दीजिए आ बुक। ये हो गया सेंटेंस, क्या बना, आई डू नॉट रीड अ बुक। आसान है एकदम, बहुत इजी है, बहुत आसान है यदि आप फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। मैं चैलेंज करता हूं, यदि आप फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे कभी गलती नहीं होगी, ठीक। ये हमारा दूसरा टाइप हमने देख लिया किसका, सिंपल आप देख चुके हैं, निगेटिव आप देख चुके हैं। अब तीसरा प्रकार देख लीजिए इसका, आपका तीसरा कौन सा प्रकार होता है, इसको इरेज कर देते हैं। तीसरा प्रकार हमारे पास निकल के आएगा प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, मान लीजिए लिखा हुआ, क्या मैं पुस्तक पढ़ता हूं, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, ये क्या हो गया, प्रश्न पूछ रहा है। तो जब इंट्रोगेटिव की बात आएगी, इसको भी इरेज कर दें। इंट्रोगेटिव की जब बात आएगी तो इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला लिख लीजिए, INTERROGATIVE फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले इसमें आती है सहायक क्रिया। क्या आती है, सहायक क्रिया, ध्यान रखिए। सहायक क्रिया इसमें क्या लगती है, डू ऑब्लिक डज प्लस, फिर इसके बाद आता है सब्जेक्ट, ठीक है। फिर इसके बाद आता है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर इसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।
प्रश्नवाचक वाक्यों में यदि क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए तो वो आपका गलत हो गया। सबसे पहले क्या बोलता है फॉर्मूला हमसे बोलता है सबसे पहले हमें चाहिए डू डज। सबसे पहले चाहिए डू या डज। अब डू या डज का पता कैसे चलेगा? ये पता चलेगा सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट क्या है आपका? मैं मतलब बहुवचन के साथ डू लग जाएगा तो हो जाएगा डू। फिर आई, डू आई, मेन वर्ब पढ़ना, फर्स्ट फॉर्म रीड। अब जल्दी जल्दी बनेगा, देखिएगा। ऑब्जेक्ट क्या है? पुस्तक, आ बुक। फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। खत्म करेंगे, आसान है ना? अब जल्दी जल्दी बनेगा, देखते जाइएगा। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। मान लीजिए इसी में लिखा होता क्या मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूं? क्या मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूं? इसको क्या बोलेंगे आप? इसको बोलेंगे इंट्रोनिगेटिव। इंट्रोनिगेटिव का मतलब हो गया प्रश्नवाचक और नकारात्मक एक साथ। फॉर्मूला बना लीजिए। फॉर्मूला बन जाएगा डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सब में फर्स्ट फॉर्म चलेगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हो गया। क्या मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूं? क्या बोल रहा है? डू या डज। डू या डज का पता कैसे चलेगा? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट है क्या? मैं, और मैं के साथ क्या लगेगा? डू। तो डू आई, फिर सब्जेक्ट के बाद क्या आ गया? नॉट, ये लगा दिया। डू आई नॉट, मेन वर्ब पढ़ना, रीड। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट पुस्तक, आ बुक। डू आई नॉट रीड अ बुक। ये हो गया हमारा 4 फॉर्म्स में। चारों फॉर्म में आपने फॉर्मूले देख लिए। अब हम कुछ सेंटेंस यहां पर बनाएंगे, उनको एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिए। भैया एक काम करो, हमें किताब बताओ, सफेद वाली, व्हाइट वाली। मैं यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस अभी आपको दिखा रहा हूं, एग्जाम्पल के रूप में आप समझ लीजिए। पहला सेंटेंस मान लीजिए मैंने लिखा, वह है कथक नाचती है। वह कथक नाचती है। अब हमको सबसे पहले ये देखना है कि क्या दिया गया वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है कि नहीं, क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर रहे हैं। प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है लगा मतलब प्रेजेंट है, ताते ती लगा मतलब कि इंडेफिनिट है। तो आप यदि ध्यान से देखेंगे तो ता है, ती है, ते है, जब मिल जाता है तो वाक्य किस काल का कहलाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब दिया गया वाक्य कैसा है? तो दिया गया वाक्य कैसा है भैया? सिंपल है। दिया गया वाक्य कैसा है? सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? सिंपल वाले का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, एक सेकंड में कुछ वाक्य निकालूं इससे मैं, ताकि आप लोगों के लिए सहूलियत होगी हमारे यहाँ पर। मैं वाक्य निकाल रहा हूँ थोड़ा, ताकि ये मुझे ढेर सारे वाक्य मिल गए हैं। चलिए, वह कथक नाचती है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, ये वाक्य कैसा है? सिंपल सेंटेंस है। जब सिंपल सेंटेंस है तो सिंपल सेंटेंस में किसका प्रयोग होगा? सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला लगेगा। सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला क्या कहता है? आपके पास नोट है, ध्यान से देखिए। सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला कहता है सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट क्या है? वह नाम की लड़की है जो कथक नाचती है। तो वह को क्या बोलेंगे? वह का मतलब ही भी होता है, सी भी होता है। तो लड़का है तो ही लगा दीजिए, और लड़की है तो सी लगा दीजिए। क्लियर? समझ में आई बात? ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो मुख्य क्रिया क्या कर रही है लड़की? नाचने का काम कर रही है। नाचने को बोलते हैं डांस, DANC। उसके बाद लिखा होगा फॉर्मूले में S या ES लिखा है ना। क्या कहा था मैंने? कर्ता यदि एक वचन हो तो क्रिया को बहुवचन बना दो, यानी कि S ES का प्रयोग कर दो। समझ में आई बात? लेकिन यदि कर्ता पहले से बहुवचन में तो क्रिया के साथ S ES नहीं लगेगा। ही, सी, इट या कोई एक नाम क्या कहलाता है? एक वचन कहलाता है। तो उसके साथ हमने S ES का प्रयोग करना है। इसमें ऑलरेडी ई लगा हुआ है, नियम में चले जाइएगा। ई लगा हुआ है, सिर्फ S लगाना है आपको। जब आप S लगा देंगे तो डांसेस हो जाएगा। ठीक है, सी डांसेस। अब उसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? कथक।
सी डांसेस। ठीक है, अब दूसरा वाक्य मैं एक और ले रहा हूं, राम आम नहीं खाता है। राम आम नहीं खाता है, ये कैसा वाक्य है? ये एक तरह से हमारा निगेटिव सेंटेंस है। कैसा वाक्य है? निगेटिव वाक्य। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? राम। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है डू या डज। तो राम एक वचन है, एक वचन के साथ क्या लग जाएगा? डज। राम डज। फिर आ जाएगा नॉट, हो जाएगा राम डज नॉट। फिर उसके बाद मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया का मतलब ईट, खाने की बात हो रही है तो ईट। राम डज नॉट ईट। क्या नहीं खाता है? ऑब्जेक्ट, आम नहीं खाता। तो राम डज नॉट ईट मैंगो। अब यहाँ पर हम मैंगो भी कर सकते हैं, मैंगोज भी कर सकते हैं। आम तो अच्छी चीज होती है, एक भी खा सकते हैं, दो चार भी खा सकते हैं। चलिए, उसके बाद एक और सेंटेंस देख लीजिए, लिखा हुआ है क्या हरी, हरी क्या करता है? पतंग उड़ाता है। पतंग उड़ाता है। अब ये कैसा वाक्य है? ये प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्न पूछ रहा है, इसमें देखिए हरी की बात हो रही है, प्रश्न पूछ रहा है, क्या की बात कर रहा है? तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे तो इंट्रोगेटिव वाला तीसरा नंबर वाला फॉर्मूला लगाइए। तीसरा नंबर का फॉर्मूला क्या कहता है? सबसे पहले चाहिए डू या डज। डू या डज का पता कैसे चलेगा? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है? हरी। हरी एक नाम है, और नाम किस में आता है? एक नाम सिंगुलर नंबर में, एक वचन है, तो क्या करेंगे? डज का प्रयोग करेंगे। डज हरी, डज हरी। अब उसके बाद क्या बोला? मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो मुख्य क्रिया क्या करना है? फ्लाई, उड़ाना। डज हरी फ्लाई। अब क्या उड़ाता है हरी? ऑब्जेक्ट, पतंग। एक समय में एक पतंग ही उड़ा सकते हैं अपन, तो क्या लिखेंगे? राइट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डज हरी फ्लाई ए काइट। मान लीजिए इसी तरह सेंटेंस होता कि क्या हरी पतंग नहीं उड़ाता है, तो क्या हो जाता? डज हरी नॉट फ्लाई अ काइट। क्लियर? ये हमने एक तरह से आपके सामने कुछ सेंटेंसेस दे दिए हैं एग्जांपल के तौर पे। अब आपको ये करना है, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको एक दो सेंटेंस दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये सेंटेंसेस आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर जवाब देंगे, ताकि मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ आपने पढ़ाई की है और आपका तैयारी कंटिन्यू चल रही है। अब जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सेंटेंस केवल आपको दे रहा हूँ। कौन सा दे रहा हूँ? इसको आपको ट्रांसलेट करना है। लड़के शोर नहीं मचाते हैं, क्या लड़कियां गाना गाती हैं, क्या वह अपना कार्य करता है। चलिए, केवल 3 सेंटेंस हैं, मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं। प्लीज इनको जरूर करेंगे। गलत है सही है उससे कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। कई लोग मेरे जो अपने परिचित के लोग हैं, उनका मेरे पास फोन आया कि सर खराब हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गड़बड़ लगेगा, तो मैं आपकी हेल्प एक कर देता हूँ। यदि किसी को लगता है कि वो मुझे व्हाट्सएप भी करना चाहता है, तो वो मुझे मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकता है 9827576330। आप अपनी जो भी क्वेरी है मुझे मैसेज के माध्यम से प्लीज करेंगे, कॉल ना करें, मैसेज के माध्यम से मुझे आप बता दीजिए, मैं आपकी जो भी समस्या होगी इसमें से समाधान कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे इस वीडियो को देखा। और खासकर यदि पढ़ाई वाले स्टूडेंट हमारे साथ वीडियो हमारा देख रहे हैं, तो बच्चों प्लीज वीडियो को कंटिन्यू देखना। और ये जो टॉपिक अब हम आपको पढ़ा रहे हैं, डोंट ट्राई टू मिस इट। स्किप नहीं करना है, मिस नहीं करना है। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे भी वीडियो बनाने में ज्यादा मजा आएगा। थैंक यू वेरी मच। स्टे एट योर होम, स्टे सेफ, गुड बाय।